हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया महीना शुरू हो चुका है। सवाल वही का वही है, क्या बिटकॉइन $60,000 के आसपास टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। क्योंकि मैं आपसे लगातार एक सिचुएशन या आप कह लीजिए एक इंडिकेटर की बात कर रहा था कि भाई यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज को तो ये पहले ही लूज कर गया था वीकली कैंडल के अंदर। लेकिन 2023 के बाद या आप कह लीजिए 2022 के एंड के बाद में यहाँ पर 50 मंथ मूविंग एवरेज को भी हिस्टोरिकली इसने सेकंड टाइम क्लोज किया है इसके नीचे। और ये कहीं ना कहीं अच्छा सिग्नल बिल्कुल नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्योंकि अगर आप देखते हो ना 50 और 100 200 मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, जब डे कैंडल में इतनी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, और तो सोचो वीकली और मंथली कैंडल के अंदर ये कितनी बड़ी सपोर्ट निकल के आते हैं। ये आपको चार्ट से पहले ही आइडिया होगा कि यहाँ पर मंथली कैंडल को देखते हो या अगर आप हिस्टोरिकली डाटा को लेते हो तो इसके नीचे एक बार विक तो लगाता है। मतलब इसके नीचे 2014-15 में भी गया, इसके 16 के आसपास भी गया, इसके ये जो है 2019-20 में भी गया, ठीक है। लेकिन वहाँ ये हिट करता है लेकिन वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया। एक बार ही हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि इसके नीचे क्लोज किया था, जो था 2022 के अंदर, और 2022 से 2023 की शुरुआत तक हमने काफ़ी महीने इसको प्रेशर के अंदर देखा। अब क्या ऐसा ही कुछ कुछ होता देखने को मिल सकता है? तो ये एक बड़ी टेंशन है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसा होगा, क्योंकि ये अच्छा सिग्नल नहीं है, तो आप कह लीजिए $50,000 भी आने वाले महीनों के अंदर देखने को मिल जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और साथ के साथ रिवर का जो डाटा निकल के आया है इसको कैसे इग्नोर करें। और हिस्टोरिकली मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये अच्छे नहीं होते हैं। 80,000 से ऑलरेडी हम $60,000 के नीचे हैं। और अगर आप देखते हो हिस्टोरिकली डाटा को देखते हो तो वो भी कहीं ना कहीं भाई यही बता रहा है कि 80% के आसपास 2022 में आप कह लीजिए 77% पे ही कहानी ख़त्म हो गई थी। एवरेज लेते हो तो 80% के आसपास यहाँ गिरावट होती है। अगर उसको देखते हैं तो $50,000 के नीचे अगर ये आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो ये आपको थोड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करना है। अगर ऐसा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा आप खुद आइडिया लगा सकते हो। अगर $10,000 की गिरावट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलेगी तो आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे अच्छा खासा 20-25% की गिरावट दिखा सकते हैं। साथ के साथ में भाई दूसरों को क्या दोष दें, हमारे घर के फैमिली में हम तो भैया ETF वालों को फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर लगातार सेलिंग कर रहे हैं और कुछ 100 में नहीं हज़ारों में ब्लैक रॉक ही 3-5 हज़ार बिटकॉइन एक दिन के अंदर बेच रहा है। और इसकी वजह से लगातार बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। यहाँ तक तो चलो सही था, लेकिन उसके बाद अभी जो बात निकल के आ रही है ना भाई, वो मुझे और ज़्यादा टेंशन दे रही है। और वो टेंशन ये दे रही है कि माइकल सेलर स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उन्होंने अभी नई चीज़ निकाली है और उसके अंदर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर $1.2 बिलियन वर्थ के वो बिटकॉइन बेच सकते हैं। हमेशा हमने इनको खरीदते ही सुना है, अगर ये बेचने पे आ गए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर कितना पैनिक हो सकता है। इन्होंने 30-32 बिटकॉइन पिछले महीने बेचे थे तो ऐसा लगने लगा था कि भाई पता नहीं एक बड़ी सेलिंग ना कर दे। तो यहाँ पर कई लोग ये कहने लगे हैं क्या भाई इनकी भी हो गई है हवाई। तो बहुत कुछ चल रहा है जो इम्पैक्ट डाल रहा है। सिलसिलेवार तरीके से बताने समझाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकली क्या लगता है ये सब बताने की कोशिश करूँगा, ग्लोबली क्या चल रहा है वो भी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। और साथ के साथ गोल्ड और सिल्वर के लिए कई लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूं, गोल्ड को लेके खासकर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, डॉलर इस टाइम पे मजबूत हो रहा है तो गोल्ड यहाँ और सिल्वर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं भाई, सेंट्रल बैंक्स डॉलर के अगेंस्ट में डॉलर को गिरने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डॉलर के अंदर एक बड़ी गिरावट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह से गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, गोल्ड बाय करते देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर शॉर्ट टर्म
को देख छोड़ दें तो गोल्ड के अंदर भी हो सकता है कुछ पोटेंशियल देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल के लिए गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबल मार्केट सब पे भाई एक जो है प्रेशर और पैनिक की सिचुएशन तो है ही। वो क्यों है सब बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, क्या कैसी भी सिचुएशन हो आपके साथ बने रहने की, तो आप भी हमारा साथ तो दे ही सकते हो, अपना प्यार लुटा सकते हो। भाई इस टाइम पे तो गालियाँ ज़्यादा खाने को मिलती हैं, प्यार कहाँ लुटाने वाले हो आप, ठीक है। क्योंकि जो हालात हैं, पोर्टफोलियो बैंड बजी हुई है और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार $50,000 भी आ सकता है, तो कानों में जो है शहद तो मैं घोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है जो भी लगता है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। और बस मुझे एक बात पता है, किसी ने खास कर बिटकॉइन इथेरियम लंबे समय के लिए रखा हुआ है तो वो निराश नहीं रहा है। इस बार भी नहीं करा, इथेरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया, बिटकॉइन ने भी बनाया, ऑल्ट कॉइन्स ने काफ़ी डिसपॉइंट किया, लेकिन कई ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छा भी किया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करो। ज़माना चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, तो हमें भी उसके हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या चल रही है। न्यूज़ के अंदर देखते हैं ईरान अमेरिका के बीच में बातचीत के लिए सुनने में आ रहा है कतार दोहा के अंदर एक मीटिंग होने वाली है। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, लेकिन एक दूसरे पे जो वार पलटवार ये कर रहे हैं, बातें जो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई इतनी आसानी से ये चीज़ें होने वाली नहीं है, बट हम उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें हो जाएं। दूसरी बात, फेड इंटरेस्ट रेट सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में बढ़ाता देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर एक पैनिक ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है और उसकी वेव जो है ग्लोबल मार्केट पे। तो ये जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दो बड़ी चीज़ें जो निकल के आई हैं वो और ज़्यादा टेंशन दे रही हैं। एक है कि भाई चाइनीज़ कह रहा हूँ, चाइनीज़ जो है रियल स्टेट की बात करते हैं, अपने 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे है इस टाइम पे। अगर आप देखते हो 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे, इससे आइडिया लगता है कि यार यहाँ पर चाइना की मार्केट के अंदर भी कुछ सही नहीं है। अगर चाइना की मार्केट में कुछ सही नहीं है तो समझ लीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव। अगर देखो, आपको याद होगा 1-2 साल पहले एवरग्रांडे की बात हुई थी, भाई वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, उसकी वजह से कितना ग्लोबल मार्केट के अंदर या रियल एस्टेट में पैनिक देखने को मिला था कि नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई थी। अगर चाइनीज़ मार्केट अगर नीचे जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि हाँ यार रियल एस्टेट के अंदर भी एक पैनिक देखने को मिल सकता है। और ये मत भूलिएगा 2008 का जो रिसेशन ट्रिगर हुआ था, ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, वो मॉर्गेज और रियल एस्टेट उसकी वजह से हुआ था। तो क्या इस बार चाइना से ऐसा कुछ होता देखने को मिल सकता है? यू नेवर नो। साथ के साथ में अगर हम अगर जैपनीज़ येन की बात करते हैं, वो डॉलर के अगेंस्ट इस टाइम पे कमज़ोर है और अच्छा खासा कमज़ोर दिख रहा है। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जापान भी बढ़ा रहा है, और आप कह लो कि 1995 के बाद में इतना इंटरेस्ट रेट उन्होंने पहली बार बढ़ाया है, मतलब इतने हाई पे कभी भी नहीं था। तो ये आप समझ सकते हो इसका भी एक प्रेशर है। चाइना को लेके जो है पैनिक है, जापान को लेके पैनिक यहाँ पे निकल के आ रहा है, अमेरिका को लेके फेड इंटरेस्ट रेट यहाँ बढ़ाता देखने को मिल सकता है, उसका इशू आ सकता है। साथ के साथ में यूएसए की मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है वो आप देख लो। एआई के बबल की बात हो रही है, एआई के जो चिप्स की बात हो रही है वो स्लो डाउन करने की बात कर रहा है। जो कोरियन मार्केट है और ताइवान की मार्केट है वो बड़े गिरावट देखने को मिली, बल्कि 8-8, 10-10% एक दिन में गिरते देखने को मिली। एआई का बबल फूटेगा तो यूएसए की मार्केट भी यहाँ पैनिक में आ सकती है, उसका भी एक इम्पैक्ट क्रैश का हो सकता है। तो आप कह लो कि ओवरऑल देखते हैं तो कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में कुछ अच्छी खबर नहीं निकल के आ रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जब ऐसी चीज़ें होती हैं ये सब मिलके एक ऐसा बबल बना सकती हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हो जाए कह नहीं सकते। इसीलिए आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, और इसीलिए ज़्यादातर जो समझदार या एक्सपर्ट लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि भाई बुरे हालात के लिए तैयार रहो, अपने पास इमरजेंसी फ़ंड रखो और ऐसा कुछ हाथ में रखो कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसा कुछ बड़ा हो तो यहाँ पर आप कुछ कर सको। ठीक है, ये ग्लोबली चल रहा है। लेकिन ग्लोबली के अलावा हम बात करते हैं भाई बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के ETF में ब्लैक रॉक लगातार सेलिंग कर रहा है, और जब ये सेलिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छे सिग्नल तो ये मिल नहीं रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको आइडिया है, क्योंकि भाई हज़ारों लोगों की टीम होती है इनकी, पूरे एनालिस्ट रखते हैं, और ये डंपिंग हो रही है तो इसके पीछे
एक दो दिन होती तो समझ में आता, लेकिन लगातार डंपिंग कर रहे हैं 3,000 4,000 5,000, तो आप समझ लीजिए यार कुछ तो है। और वही चीज़ है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ये टेक्निकली लूज़ कर रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो टेक्निकली एक अच्छा सिग्नल नहीं है। और आप कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर $50,000 भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले माइकल सेलर स्ट्रेटजी की बात करते हैं। कभी नहीं बोला भाई, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन खरीदने की बात होती है। इस मंडे इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी खरीदने की, बल्कि एक अनाउंसमेंट निकल के आई कि यहाँ पर $1.2 बिलियन के बिटकॉइन वो सेल करते देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस के अंदर हैं। सुनने में आ रहा है $75,000 के आसपास की उनकी एवरेज आ रही है। इस टाइम पे बिटकॉइन $60,000 है। $50,000 के नीचे आ गया तो समझ लो कितना पैनिक हो सकता है। तो आप कह लीजिए ये भी एक बड़ा रीज़न, क्योंकि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वाला है उसको पता है कि भाई अगर माइकल सेलर या माइक्रो स्ट्रेटजी अगर सेलिंग पे आए, क्योंकि जितने ब्लैक रॉक पे बिटकॉइन है ना उससे ज़्यादा बिटकॉइन माइकल सेलर या स्ट्रेटजी लेके बैठा हुआ है। अगर वो सेलिंग पे आ गया और उसने मार्केट के अंदर एक पैनिक ट्रिगर कर दिया तो ये भी एक बड़ा कांड आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कर सकता है। और इसकी वजह से बिटकॉइन $50,000 के नीचे भी आ जाए तो फिर ज़्यादा शॉक मत होइएगा। साथ के साथ हिस्टोरिकली डाटा की बात कर लेता हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मैं दोबारा से एक बार शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर हिस्टोरिकली डाटा की बात हो रही है। यस, राइवर का एक डाटा निकल के आया है। 2013-15 में बिटकॉइन 1163 से 152 गया था, 87%। 2017-18 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 19,800 से $3200 पहुंच गया था, 84% गिरा था। उसके अलावा देखते हैं 2021-22 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 69,000 से 15,500, 77%। अभी भी हम देखते हैं ये 58,000 की बात कर रहा हूँ, 53% हुआ है। अगर एवरेज भी निकालते हैं तो ये 75-80% के नीचे आता है, तो आप कह लीजिए $50,000 के नीचे आता है। और ये 80% आ गया अपने ऑल टाइम हाई से, तो आप समझ सकते हो फिर तो ये $40,000 पे भी आ जाए तो ज़्यादा शॉक मत होइएगा। ड्यूरेशन भी मैच करोगे तो टाइमिंग आप बड़ा सही है। इस टाइम पे 9 महीने हुए हैं, तो अगले 2-3 महीने के अंदर ये भी होता देखने को मिल सकता है। तो भाई ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। लेकिन दो अच्छी चीज़ें भी हो रही है, जिसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार ये जो लेवल है, अगर आप देख रहे हो $58,000-60,000, अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो $50,000 के नीचे आ जाए, लेकिन हाँ आपका विजन 2-3 साल का है, तो ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप कह लो 50% से ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ क्रैश कर चुके हैं। तो दो अच्छी बातें क्या है, कितनी भी सिचुएशन हो उसको भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 5% टोटल सप्लाई जो है उसकी होल्डिंग अभी भी पब्लिक कंपनीज़ होल्ड करती हैं। साथ के साथ में M2 सप्लाई की बात करते हैं, वो भी एक तरफ इशारा दे रही है कि भाई मार्केट के अंदर पैसा तो फ्लो हो रहा है। अगर पैसा फ्लो हो रहा है तो हमें यहाँ पर ये देखना है US M2 मनी सप्लाई हिट्स रिकॉर्ड मई के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि हाँ यार बिटकॉइन अगर कुछ हुआ तो एक मोमेंटम में आ सकता है, लेकिन हमें बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब टेक्निकली देखना है। टेक्निकली अगर मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन की बात खासकर करूंगा। ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 मंथ मूविंग एवरेज 200 वीक के अंदर, तो ये पहले क्लोज कर दिया। मंथली कैंडल इसके नीचे ये क्लोज किया है, तो जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। हालांकि बहुत मार्जिन से किया है, लेकिन ये करना टेक्निकली जो है अच्छा सिग्नल नहीं है। अब आप समझिए कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक अगर इसी के ऊपर होवर करता रहे या यहाँ से नीचे नीचे स्लोली आते हुए $50,000 के नीचे आ जाए तो परेशान मत होइएगा। तो ये चीज़ के लिए मैं आपको लगातार बोल रहा था कि ये लेवल है जिसको देखना है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो या दूसरा लेवल देख रहे हो $50,000 के नीचे आए, हिस्ट्री रिपीट होती है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है। अब इथेरियम की बात करते हैं, $1,500 के आसपास, $1,500 एक एंट्री पॉइंट बनता है। लेकिन अगर बिटकॉइन $50,000 के नीचे आएगा तो $1,000-1,200 पे ये भी आ सकता है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करनी है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें, जो होल्ड करके बैठे हैं तो आप उसके अंदर तो कुछ खास कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप कुछ करने की नई एंट्री के लिए सोच रहे हो तो भाई इस टाइम पे वेट करो, क्योंकि टेक्निकली ये जो है अच्छा सिग्नल नहीं आया है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है, बिटकॉइन $50,000 आता है तो समझ लीजिए यानी कि 15-20% टूटता है, तो आप कह लीजिए कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे 25-50% और टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अपने कॉइन्स चूज़ कर लो जो ट्रेंड में मोमेंटम चेंज होता है
है। तो जो सबसे पहले भागते हैं AIRW से नैरेटिव वाले, वो उनको मार्क करके रख लो। जब इस लेवल के आसपास आए, $50,000 के आसपास आए बिटकॉइन का प्राइस, तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर इथेरियम और बिटकॉइन को लेके बैठे हो या आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, मैंने बता दिया कि को लंबे समय में बिटकॉइन और इथेरियम खासकर हमें निराश नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों, सो बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। जो हालात बन रहे हैं मैं आपको वो उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन वही है। आज की डेट में पोर्टफोलियो की बैंड बजी हुई है, हाथ में कुछ है नहीं। बुरे वक्त में कुछ हाथ में हो तो संभाल के रखना, ताकि अगर मौका मिले तो कुछ कर सको। कई लोग जो है क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर। कल जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है RBI और जो पार्लियामेंट के पैनल की, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो वो जो अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टैक्सेशन को लेके भी हमने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, CA के साथ में मिलके, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। गोल्ड को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर गोल्ड, जो ज्वेलरी होल्ड करते हैं, ओल्ड गोल्ड जिसको कहते हैं, भैया आप सब कमाल कर रहे हो। पिछले एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि पिछला अप्रैल मई जून के अंदर, पता है आपने क्या किया है? कई लोगों ने, प्राइस हाई था, लुक्रेटिव था भाई, 1.5 से 2 लाख के बीच में आ रहा है, और एक साल पहले जो है 35, 40, 50, $60,000 था 1-2 साल पहले। तो सबको लगा यार भाई प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में जो ज्वेलरी थी कई लोगों ने बेची, 50 टन तक बेच दिया इंडियंस ने। तो ये सोच लो, ये चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ज्वेलरी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखी थी तो चलो समझ में आता है, लेकिन आपने फ्यूचर सिक्योर के लिए, इमरजेंसी के लिए देख रहे थे, या आप जो है अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे थे कि ये शादी ब्याह में काम आ जाएगा, तो ये कोई समझदारी वाली बात तो हमें लगती नहीं है। हम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने अक्सर बड़े बुजुर्ग, देखो इसमें हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे कि हाँ भाई हमने यहाँ पे ऐसा कमाने की, ये सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। जब बड़े बुजुर्ग से क्या सुनते हैं, भाई 5,000 रुपये तोला भी हमने छोड़ दिया या बेच दिया, 20,000 पे बेच दिया, 10,000 पे बेच दिया, और आज कहाँ है। तो भाई लंबे समय में भी गोल्ड और सिल्वर भी कहीं ना कहीं निराश नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कई लोग खासकर जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो सेल करके सोचते हैं जब नीचे आएगा ख़रीद लेंगे, और उससे पहले उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है। तो ये केसेस हम बहुत सुनते हैं। तो भाई ऐसा ना करो। एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम अक्सर क्या गलती करते हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, जिनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, या जिनको पता नहीं होता कि यार एकदम से कुछ पैसा आ जाए तो क्या करें। जेवर के अंदर आपने सुना होगा एक नया एयरपोर्ट बना है, ठीक है ना, अब तो वहाँ पे प्लेन भी आना जाना शुरू हो गया है। जेवर का जब एयरपोर्ट बना था, आसपास के किसानों को जो मुआवजा मिला था, भाई उन्होंने करोड़ों रुपए के अंदर मुआवजा मिला। अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई जो है साधारण सी जॉब कर रहा है। अब पूछा जाता है पैसा कहाँ गया, किसी ने भाई फॉर्च्यूनर ले ली, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घोड़ा ले लिया, कहीं भी उड़ा दिया। मतलब जो पैसा था घूम फिर के उनके हाथ में नहीं रहा। तो कहने का मतलब है प्लानिंग और फ्यूचर को देखना कितना ज़रूरी होता है। तो हमने, जैसे ये गोल्ड की खासकर बात करता हूँ, इसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इमरजेंसी में अगर काम, जब बुरे हालात होते हैं तो जब कुछ नहीं होता तो भाई गोल्ड ही दिखता है, ठीक है ना, काम आ जाता है बुरे वक्त में। तो हमें उस नज़रिए से भी देखना चाहिए कई बार, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, चलो अपनी अपनी सोच है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन जो 2-3 रीज़न बताए जा रहे हैं, जो निकल के आ रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या यहाँ पर जो है हाथ में एकदम से लिक्विड कैश आ जाए, इतना बड़ा एकदम से इंक्रीज़ हो गया, तो उसके लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। बाकी आप मुझे बताओ क्या ये सही किया है या गलत किया है। बाकी अगर हम देखते हैं गोल्ड की और सिल्वर पे भी प्रेशर है, लेकिन जिस हिसाब से अभी सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो निकल के आ रहा है न्यूज़ में, कि भाई जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो US डॉलर को सोच रहे हैं कि भाई कुछ पैनिक आता देखने को मिल सकता है, तो वो यहाँ पर गोल्ड आने वाले टाइम के अंदर प्रेफर कर रहे हैं बाय करना। आप क्या कर रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे एसेट में और डाइवर्सिफाई करके बैठे हो, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी से चलोगे तो यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। बहुत सारी, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन वही बात है, समझदारी से करोगे तो यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। बाकी जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा।
अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।